गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज अब पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे 2 जून 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फ़ोटो देखकर आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा कि ये लोग पिछले 2 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और इस बीमारी से जूझ रहे हैं, निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई डॉक्टर्स और कई अन्य जो सहायक कर्मी होते हैं, उनकी तो इस बीमारी के द्वारा इलाज करते करते मृत्यु भी हो गई है। जनता की सेवा करते करते मृत्यु भी हो गई है। तो दोस्तों, ये लोग इस महामारी में वाकई में वॉरियर्स बन के उभर के आए हैं। हमें तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहिए और यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि ये लोग सही सलामत रहें और इलाज करते करते इस बीमारी की चपेट में ये लोग ना आए, जिससे कि इन्हें भी परेशानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की न्यूज़ में दोस्तों सबसे पहले है सीबीएसई की क्लास 12 से रिलेटेड जो परीक्षा है उसको प्रधानमंत्री जी ने स्थगित कर दिया है। और एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने यह निर्णय लिया है और कहा है कि यह परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो बच्चों की जिम्मेदारी है वह अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। सीबीएसई एक खाका तैयार करके और अवगत कराएगी सरकार को कि वह किस प्रकार से 12th में बच्चों को पास करेगी और आगे की पढ़ाई के उनकी जारी रह सके। इसके अलावा जेई और नीट से संबंधित जो डिसीज़न होना था उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और ये इसमें सिर्फ सीबीएसई के बारे में ही डिसीज़न लिया गया है। और इसके साथ साथ ही आईसीएसई बोर्ड जो द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है उसने भी अपने 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। तो इससे संबंधित यही कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाएं कराए जाने की स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। अब परीक्षा से पास कर दिया जाएगा तो फिर आगे कौन पेपर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी अपनी 12वीं की परीक्षाएं को रद्द करने का फैसला किया है। आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने अभी तक अपनी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के अंक वितरण के विश्लेषण के अनुसार 12वीं कक्षा के छात्रों का आंतरिक और व्यवहारिक मूल्यांकन करके और उनका स्तर देखकर उन्हें ग्रेडिंग दी जा सकती है। इसके अलावा 9, 10th और जो 11th क्लास के सम्मिलित जो अंक हैं उनका अंतिम स्कोर देखकर भी इन्हें ग्रेडिंग दी जा सकती है। तो यह अभी किस प्रकार से 12वीं कक्षा के छात्रों को ग्रेडिंग दी जाएगी यह भी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी यह निर्णय होगा और इसी प्रकार से 12वीं की कक्षा के बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा। परीक्षाएं इस बार नहीं होंगी, स्थगित हो गई हैं परीक्षाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी यह कहा है कि सीबीएसई अगर एग्ज़ाम नहीं कराएगा तो सीबीएसई के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाएगी उस गाइडलाइन के हिसाब से ही कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। उसी गाइडलाइन के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर सीबीएसई बोर्ड पेपर नहीं कराकर अगर सिर्फ ग्रेडिंग करता है तो उस ग्रेडिंग के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी और बच्चों 12th पास करने वाले जो छात्र हैं उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर केंद्र से परमिशन मिल जाती है तो वो डायरेक्ट एडमिशन करने के बजाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है प्रवेश के लिए उसे भी करा सकते हैं। तो यह सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइन मिलेगी, जिस प्रकार 12th के बच्चों को पास किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनाई जाएगी। यह बात अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है। इसके अलावा आईसीएमआर के जो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए एक रिट लगाई गई थी उसे आज सुनवाई में रखा गया है और कोर्ट ने यह एडवाइज़री दी है कि
सेकंड बार जो टेस्ट जो मना किया है सरकार ने कि दूसरी बार आपको, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और कोविड पॉजिटिव के बाद में आप अगर क्वारंटाइन रहते हैं 15 दिन या 20 दिन, जितना भी क्वारंटाइन आपको रखा जाता है, उसके बाद आपको RT-PCR टेस्ट वापस से कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक जो फैमिली है दिल्ली में, उसके साथ में एक प्रॉब्लम हुई है। उस प्रॉब्लम को लेकर ही उन्होंने पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सेंटर से जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया है। इसमें बेसिकली एक फैमिली जो थी, उनके मदर फादर RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आए थे। उसके बाद उन्हें कोविड-19 के तहत 17 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया था। होम आइसोलेशन में उन्होंने जो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस का पालन किया था, और पालन करने के बाद में होम आइसोलेशन में रहते रहते उनके घर के बाहर 2 गार्ड भी तैनात थे जो उन्हें बाहर आने जाने नहीं देते थे, स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन का पालन करवाते थे। इसके पश्चात उन्होंने 17 दिन के बाद में जब बाहर जाने की कोशिश की तो उन गार्ड्स के द्वारा यह कहकर उन्हें घर में ही पाबंद कर रखा है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही हम बाहर जाने देंगे। ऐसी स्थिति से परेशान होकर जो उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्होंने कोर्ट में रिट लगाई थी कि कोविड-19 के सेकंड टेस्ट में के केस में सरकार ने ऐसी गाइडलाइन दे रखी है जिसके अनुसार हमें परेशानी हो रही है, तो उसी के तहत ये दिया गया है। दोस्तों यह बहुत ही अचंभा करने वाला डिसीजन ज़रूर है। आपकी एक बार अगर पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में आप होम आइसोलेशन होते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट के बाद में आपको ये कंफर्म करना बेहद ज़रूरी है कि आप वापस से पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब आप ठीक हो गए हैं। अगर आप वापस से पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब अभी आपको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार ने सेकंड जो टेस्ट है उसे मैंडेटरी नहीं रखा है, और जो सेकंड बार ठीक होने के बाद या होम आइसोलेशन होने के बाद में जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। इसी वजह से इन लोगों को यह परेशानी हो रही है। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और इसे मैंडेटरी करना चाहिए कि सेकंड बार भी आपका टेस्ट होना चाहिए, और उसमें नेगेटिव आने के बाद में ही आप ठीक माने जाएंगे और कोविड से रहित माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्कीम में सुप्रीम कोर्ट ने जो PM केयर्स, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में जो बाल के संबंध में जो PM केयर्स में दिशा निर्देश दिए थे कि बच्चों का जो कोविड-19 से जो ग्रसित बच्चे हैं और ग्रसित बच्चे हैं जिनके माता पिता या कोई एक उनमें से कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हें लिस्टेड करने के लिए कहा गया था। लिस्टेड करने के बाद में उन्हें सरकार की तरफ से सहायता राशि PM केयर्स फंड के अनुसार दी जाएगी। PM केयर्स फंड में 10,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। लिस्ट के अनुसार उनकी सूची बनाई जाएगी जिन्हें कम 10 लाख के समथिंग राशि दी जाएगी जब वे 23 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो प्रावधान है वो अभी किसी भी जगह पे सॉलिड रूप में या व्यवहारिक स्तर पर नहीं देखे गए हैं। इसी को लेकर यह रेट लगाई गई थी कि आपने घोषणा की है, बच्चों की लिस्ट भी तैयार है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंटेशन उनका कब से शुरू होगा। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि महामारी से अनाथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए PM केयर्स योजना के तौर तरीकों पर काम करने की आवश्यकता है। अदालत में सरकार का स्पष्टीकरण इस सवाल के जवाब में आया कि योजना अभी भी सार्वजनिक डोमेन में क्यों नहीं है। इसके साथ ही यह योजना कोविड-19 प्रभावित बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी। यह शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए वर्दी, पाठ्यपुस्तक आदि के रूप में निधि देगा। यह योजना उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। प्रत्येक बच्चे के पास 10 लाख रुपए का एक कोष होगा जो उसे 23 वर्ष की आयु का होने पर मिल जाएगा, और 18 वर्ष की उम्र तक उसे स्वास्थ्य का बीमा भी दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्होंने प्रावधान किए हैं, लेकिन इन प्रावधान को अभी अमली जाना पहनाना बाकी है। आइए देखते हैं इससे PM केयर्स फंड से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आप जान लीजिए। PM केयर्स फंड बेसिकली
इसमें कोई राशि की सीमा निर्धारित नहीं है, जिसमें परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग अनुदान करने में सक्षम होंगे। इसमें कोष आपदा प्रबंधन को मजबूत व नागरिक की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है पीएम केयर्स फंड सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है। जिन कंपनियों के भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं उन्हें यह योगदान देना अनिवार्य कर रखा है। और इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होगा जिसका कुल मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ जिसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है 5 करोड़ से अधिक हो। अगर इस क्राइटेरिया में जो भी कंपनी आती हैं उन्हें सीएसआर के तहत यह अनुदान देना अनिवार्य होगा। और सीएसआर के तहत जो ये अनुदान दिया जाएगा वह शुद्ध लाभ का 2% होगा, यानी नेट प्रॉफिट का 2% इन कंपनियों को सीएसआर के तहत पीएम केयर्स फंड में जमा कराना होगा। इसके अलावा कोविड-19 के विस्थापित बच्चों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब कोविड-19 में विस्थापित बच्चों के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की भी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह काफ़ी समय यह स्थापना की गई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप जान लीजिए। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता से ये अपील की थी कि वो अंशदान करें और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों में पीड़ित को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसमें कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों से निवेश भी किया जाता है। इस फंड में जो भी पैसा होता है उस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए या उससे कुछ और पैसा अर्जित करने के लिए बैंकों की जो स्कीम होती हैं उसमें उसे लगाया भी जाता है, जिससे कि वो पैसा एक्स्ट्रा पैसा में तब्दील हो सके। इसके अलावा कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है, अतः इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजन में किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। इसका मतलब इस कोष को ऑडिट करवाना और रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं और अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं इस कोष के, वही निर्णय लेते हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी इस काम में उनकी मदद करते हैं, लेकिन उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। अवैतनिक आधार पर वो इस संचालन में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ATG के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अनुसूचित किया गया है। ATG यह धारा होती है, इसके तहत इन्हें आयकर से छूट भी दी गई। इसका मतलब जो भी आप डोनेशन इसमें करते हैं उस डोनेशन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में कुछ जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसने हाल ही में यह बताया है कि इस वर्ष 101% बरसात होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब बरसात इस वर्ष ऑन ट्यूसडे बरसात होने की संभावना ठीक है और इस पीरियड में जो LPA रहेगा वो 88 सेंटीमीटर रहेगा। 88 सेंटीमीटर LPA से क्या मतलब होता है वो आप देखिए। लंबी अवधि का औसत 1961 में 2010 तक की अवधि के लिए देश भर में दर्ज की गई औसत वर्षा है जो 88 सेंटीमीटर है। लंबी अवधि के औसत में 96% और 104% के बीच वर्षा को सामान्य श्रेणी में माना जाता है।
इसका मतलब अगर 101% अगर बरसात होने की संभावना अगर आईएमडी ने इस वर्ष बताई है, तो 96 से लेकर 104 के बीच की सामान्य श्रेणी होती है, तो इसका मतलब सामान्य श्रेणी में ही बरसात होगी। यह जो औसत है वो जून से सितंबर के महीने के दौरान दर्ज की गई औसत वर्षा है, जिसकी गणना 50 वर्ष की अवधि के दौरान की जाती है, और इसे हर साल मानसून के मौसम में मात्रात्मक वर्षा की भविष्यवाणी करते हुए एक बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। बेसिकली यह एक सूचकांक के जैसा है, जिसे यह पता लगाया जाता है कि इस वर्ष कितनी बरसात होने की संभावना है। 1961 से लेकर 2000 तक इस अवधि में जो भी बरसात हुई है, मानसून की अवधि में जो भी बरसात हुई है, जिसे जून से सितंबर तक माना जाता है, इन महीनों में जो भी बरसात होती है उसका एवरेज निकालकर जो औसत वर्षा आती है वह 88 सेंटीमीटर होती है। 88 सेंटीमीटर की बरसात 96% से अगर 104% के बीच में वर्षा को सामान्य श्रेणी में माना जाता है, और जून से लेकर सितंबर तक यह निकाला जाता है, जिसकी गणना 50 वर्ष की अवधि के दौरान की जाती है। तो एलपीए से संबंधित यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न में पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कोविड-19 से संबंधित एक नया इलाज भारत में अवेलेबल हुआ है। इसमें गंगाराम हॉस्पिटल ने MAC ट्रीटमेंट, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कहा जाता है, एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग थेरेपी है ये, उसकी शुरुआत की है कोविड पेशेंट के लिए। इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, और जिसे कैसिवीमैब और IMDV-मैब कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कोविड के दौरान जो मृत्यु होती है उसमें कमी आती है। तो आइए जानते हैं कि यह थेरेपी आखिर है क्या। भारत में नोवल कोरोना वायरस रोग के रोगियों के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग थेरेपी शुरू की गई है। इस थेरेपी में 2 दवाएं कासिरीवीमैब, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कासिरीवीमैब और इमदेवीमैब का कॉकटेल किया जाता है। कॉकटेल थेरेपी में कोविड-19 रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को 70% तक कम करने का दावा किया गया है। दवा का आयात और विपणन फार्मा कंपनी रॉश इंडिया और सिप्ला कर रही हैं। अभी इन 2 कंपनियों के द्वारा आयात किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक रोगी की खुराक 1200 मिलीग्राम तक होती है, जिसमें 600 मिलीग्राम कासिरीवीमैब होती है और 600 मिलीग्राम इमदेवीमैब होती है। प्रत्येक रोगी की खुराक की कीमत दोस्तों लगभग 60,000 रुपये आती है। यह दवाएं मोनोक्लोनल या कृत्रिम एंटीबॉडी का एक संयोजन है, जो एक अद्वितीय सफ़ेद रक्त कणिका का क्लोन करके बनाई जाती है। दोस्तों इस दवा में सफ़ेद रक्त कणिका जो WBC होती है उसका क्लोन करके इस दवाई को बनाया जाता है। इस एंटीबॉडी को SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह थेरेपी हल्के से मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्रभावी है। यह दवा संक्रमण के पहले 7 दिनों के दौरान ही दी जाती है। जब वायरस कई गुना बढ़ जाता है तो यह वायरस को रोगी की कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपनी कॉपी बनाने से रोकता है। लेकिन दोस्तों इस थेरेपी में एक प्रॉब्लम है कि यह थेरेपी उन लोगों को नहीं दी जाती जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आपको अगर कोविड-19 पॉजिटिव है और अगर आप काफ़ी दिन से आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी अगर आपके शरीर में हो गई है, तो उस स्थिति में यह थेरेपी नहीं दी जाती है। उस स्थिति में पेशेंट को वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे ही रखा जाता है। बाकी स्थिति में जो मॉडरेट से लेकर इनिशियल लेवल के जो केसेस हैं उसमें यह थेरेपी देने की सलाह दी गई है और कारगर भी है। सिर्फ ये जो थेरेपी है वो अच्छे लोगों के लिए ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस 60,000 रुपये तक इसकी कीमत है, और ये कीमत जो है पेपर में जो अखबार में सार्वजनिक तौर पर छपी है, और यह बाहर कई गुना भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। 60,000 तो है ही। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग थेरेपी के बारे में, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चाइना ने अपने पॉपुलेशन नॉर्म्स जो हैं उन्हें शिथिल किया है, और एक बच्चे की बजाय जो 2 बच्चे का जो उन्होंने कंसेप्ट था वो 2015 में लागू किया था। अभी मई 11 में इनकी जनगणना वापस से की गई है, तो उसके आधार पर इन्होंने अब 3 बच्चे होना
लागू कर दिया है कि आप 3 बच्चे तक एक दंपति के हो सकते हैं। और वर्ष 1969 में इन्होंने एक बच्चे की जो पॉलिसी थी वो लागू की थी। उसके बाद कई वर्षों से यह स्थिति चली आ रही थी। उसके पश्चात 2015 में इन्होंने रिव्यू करके अपनी पॉलिसी को चेंज किया और 2 बच्चे एक दंपति के ऊपर अलाउ किए, और इसके बाद अब 3 बच्चे कर दिए हैं। तो देखते हैं इस न्यूज़ में विशेष क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के 2 बच्चों के मापदंड में ढील देने और दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने का फैसला भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में है, तथा ये स्पष्ट करती है कि जनसंख्या रणनीतियाँ प्रतिकूल हो सकती हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली हमारे देश के लिए भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि हमारे देश में भी जनसंख्या बहुत अधिक है अभी इस समय पर। और हमने भी जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसे ही फैसले ले रखे हैं, जो कि हमें भारत देश में 2 बच्चों तक सीमित हैं। इसमें यह चिंता जाहिर की गई है कि यह जिस प्रकार चीन का अभी स्टेटस है, वहाँ वृद्धों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो जनसंख्या 264 मिलियन 30 साल पहले हुआ करती थी, वो अब 264 मिलियन वृद्धों की हो गई है। और कुछ काफ़ी कम जनसंख्या है जो युवाओं की शेष है, इसीलिए यह नियम में शिथिलता दी गई है। तो इसी के अनुसार भारत को भी अपनी जो जनसंख्या रणनीतियाँ हैं उनको सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पिछले 4 दशकों में अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 1 बच्चे और 2 बच्चे की नीतियों को लागू करने के बाद चीन ने सोमवार को घोषणा की कि वह तेज़ी से बढ़ती आबादी को देखते हुए जोड़ों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति देगा। दूसरी ओर भारत 2 बच्चों के मापदंड के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण उपायों के विचार से जूझ रहा है। इसके अलावा भारत ज़बरदस्ती जनसंख्या नीतियों को लागू करने के चीन के असफल अनुभव से सीख सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय चीन के लिए परेशानी बने हैं, और यही भारत के साथ भी हो सकता है। सिक्किम और लक्षद्वीप में हम पहले ही बढ़ती उम्र की आबादी को झेल रहे हैं, वहाँ यह एक चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल बदल देती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसे फर्टिलिटी लेवल कहा जाता है। और इसका मतलब यह है कि जब एक जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अपने आप को बिल्कुल बदल देती है, इसका जैसे क्या किसी सर्टेन टाइम पीरियड में युवाओं की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो उसी के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, उसे प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता कहा जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली इस न्यूज़ में यही कंसर्न दिखाया गया है कि भारत को जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने उपाय चलाए हैं, उन उपायों में 2 बच्चों वाली पॉलिसी को ही बेस बनाकर नहीं चलना चाहिए। उन्हें अन्य उपायों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। और चीन के साथ में जो स्थिति आज पैदा हुई है 30 साल बाद में, उस स्थिति से हमें नहीं गुजरना पड़े। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक हैं वो संपन्न हुई थी। अभी कोर ग्रुप की पिछले 7 दिनों में कोर ग्रुप की दो बार बैठक हो चुकी है। और कल ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री थे उनकी बैठक थी। ये बैठक वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी भाग लिया था। तो इस जो मीटिंग में है उसमें कोविड-19 के संबंध में सभी देशों को आपस में इस मसले को सुलझाने का आग्रह किया गया है। और इसके अलावा टेररिज्म और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी बात की गई है। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स के संबंध में कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यह 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। वर्ष 2021 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो इसी क्रम में की जाती है। इसका मतलब 2021 में अगर ये भारत के पास में है तो अगले वर्ष 2022 में यह चाइना के पास में होगा। आप ध्यान रखिएगा कि इस क्रम में यह अध्यक्षता दी जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
इसके अलावा ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। इसके अलावा पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया और इसके पश्चात ब्रिक्स कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, 2000 इसकी स्थापना, पहली जो बैठक हुई थी वो 2005 में हुई थी। उसके बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया था। शुरू में इसमें 4 देश ही थे जो इसे ब्रिक कहा जाता था। इसके पास दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के पश्चात इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसके बाद मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों, यह ब्रिक्स से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने आपसी समन्वय के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है और इससे वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्यों के बीच में आर्थिक सहयोग है। इसके अलावा एनडीबी सहित सभी देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र का भी काम करता है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। सो ध्यान रखिएगा, एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है और इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इसके अलावा एक और फंड जो ब्रिक्स में कार्य करता है वह आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है, जिसे कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेज़ा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने की सहमति जताई थी। इसके उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालीन मौद्रिक सहायता प्रदान करना था। ECRA की जो प्राथमिक क्षमता रखी गई थी वो 100 मिलियन रखी गई थी। अब दोस्तों, बेसिकली दोनों जो ये व्यवस्थाएं हैं इनका कार्य ब्रिक्स के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में अगर कोई परेशानी आती है तो उन्हें मदद करने तथा डेवलपमेंट के लिए कोई भी कार्य किए जाते हैं तो इसी प्रकार उसमें भी इनकी मदद करने के लिए इन्हें बनाया गया है, जो आपस में इनके समन्वय से किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NCPCR ने जो डाटा अभी लिया है जिसके तहत जो PM केयर्स में जो बच्चों को जो राशि दी जाएगी उसके तहत जो डाटा एकत्रित करना था वो NCPCR ने अभी राष्ट्रीय एक बाल अधिकार निकाय ने जो डाटा किया है उसका कुछ कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। तो आपको ये जानकारी पहले बता देते हैं दोस्तों। बाल स्वराज जो इन्होंने स्कीम चालू की है PM केयर्स में, उसका नाम बाल स्वराज है। इसमें एक राष्ट्रीय बाल अधिकार निकाय का एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है और देश में लगभग 10,000 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता का विवरण दिखाता है। इसमें मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ या परित्यक्ता 0 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा बाल स्वराज में 29 मई तक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 93469346 बच्चों का विवरण दर्ज है, जिनमें से जिन बच्चों के माता पिता को खो दिया है वो 7464 हैं, 7464 हैं। जो अनाथ और परित्यक्ता बच्चे हैं उनकी संख्या 1742 और 140 हैं। अनाथ है 1742 हैं और परित्यक्त 140 हैं। पोर्टल से पता चलता है कि 8 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे अधिक आयु वर्ग में हैं जिन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है और उनमें 3711 बच्चे हैं जिन्हें इमीडिएट रिलीफ की आवश्यकता है। 8 से 13 वर्ष की बीच की उम्र के यह लोग हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों ने अनाथ, परित्यक्ता या खोए हुए माता पिता के 2110 बच्चों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब
यूपी ने सबसे ज़्यादा बच्चों को सूचीबद्ध किया है। इसके पश्चात 29 मई तक तमिलनाडु में 159 बच्चे, केरल में 952 बच्चे और बिहार में 1327, महाराष्ट्र में 796, कर्नाटका में केवल 36, आंध्र प्रदेश में 16 और हरियाणा में 776, जम्मू कश्मीर में 375 और गुजरात में 434 बच्चों का नामांकन किया गया है। और इसके अलावा दिल्ली जैसे जगह पे सिर्फ 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दिखाया गया है। वहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि यह एक सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताएं कि बाल स्वराज जो पीएम केस में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसमें मुख्य बातें क्या हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया है, जिसे बाल स्वराज कहते हैं। आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है। आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को कोविड-19 के दौरान माता पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चे की ट्रैकिंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए कोविड केयर के नाम से लिंक भी प्रदान किया है। इसके अलावा बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल का उद्देश्य बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तक कोविड-19 के प्रभावित बच्चों को ट्रैकिंग करना है। दोस्तों इस स्कीम में जो भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उसे एक बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा, जो कि यह अनुमान लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को किस लेवल की मदद की ज़रूरत है और ज़रूरत है या नहीं है, इसका भी वो आकलन करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे के लिए जिला अधिकारी और राज्य के अधिकारी द्वारा पोर्टल में भरे गए डाटा के माध्यम से आयोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा कि क्या बच्चा अपनी पात्रता, लाभ और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है जिसके लिए बच्चा हकदार है। इसके अलावा आयोग यह भी जान सकेगा कि क्या बच्चों की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है और उसके लिए आदेश दिया गया है। आयोग यह भी पता कर सकता है कि क्या राज्य को बच्ची के लिए क्रियान्वित योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अगर कोई स्टेट है जहां पर ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2200 के समथिंग इन बच्चों की संख्या है, तो ऐसे में उस स्टेट को अगर कोई वित्तीय सहायता की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वह वित्तीय सहायता भी इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसका पहले गहनता से अध्ययन किया जाएगा और बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों को पेश किया जाकर जो स्थिति आगे बनेगी उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी बाल स्वराज के स्कीम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है वह बहुत ही घट गया है। मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI होता है उसे परचेज मैनेजिंग इंडेक्स कहा जाता है और ये भारत में विनिर्माण क्षेत्र में मई में 10 महीने में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें नौकरियों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। और इसके अलावा IHS मार्केट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है जिसे PMI कहा जाता है, वो IHS मार्केट PMI इसका पूरा नाम है, के अनुसार अप्रैल में 55.5% से मई में 50.8% तक गिर गया है। दोस्तों 50% पर इस सूचकांक के आने का मतलब है कि PMI में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 50% पर अगर यह है तो कोई भी बिना कोई बदलाव की स्थिति को यह दर्शाता है। तो क्रय प्रबंधन सूचकांक जो होता है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्रय प्रबंधन सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की आर्थिक प्रवृत्तियों की प्रचलित दिशा का एक सूचकांक है। इसमें एक प्रकार सूचकांक होता है जो सारांशित करता है कि बाजार की स्थिति, जैसे कि क्रय प्रबंधकों द्वारा देखा गया विस्तार कर रहा है, क्या वहीं रह रहा है, या अनुबंध कर रहा है, क्या विस्तार कर रहा है या वहीं रह रहा है, या फिर निचले स्तर पर है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमें बताता है कि हर महीने ISM द्वारा जारी इस इंडेक्स में बाजार की क्या स्थिति है और PMI मूल्य उस सर्वेक्षण पर आधारित है जो मासिक रूप से आयोजित किया जाता है और गैर मुनिस प्राथमिक उद्योगों के तहत
400 से अधिक कंपनियों को यह डाटा प्रेषित किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार उन्हें अपनी आगे की रणनीति तय करनी चाहिए कि पीएमआई का जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग ही परचेजिंग की व्यवस्था देखी जाती है कि परचेजिंग का अभी खरीद का जो अभी पावर है वह किस स्तर पर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यह डिसीजन लिया जाता है। इसलिए यह हर महीने प्रकाशित होने वाला यह सूचकांक 19 प्राथमिक उद्योगों के तहत 400 से अधिक कंपनियों को भी भेजा जाता है। तो दोस्तों यह पीएमआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखिएगा 50% सूचकांक पर कोई बदलाव की स्थिति नहीं होती है, एज इट इज़ रहता है। और पीएमआई इंडेक्स जो है उसे बाजार की खरीद स्थिति के लिए आंका जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी एडिटोरियल एनालिसिस की। तो इसमें सबसे पहले जो एडिटोरियल है उसमें हाल ही में सरकार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद और वर्धित उत्पाद की जो जानकारी थी वह साझा की थी, तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। जानते हैं सबसे पहले सकल जो भारत ने जो सरकार ने जो डाटा प्रेषित किया था उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि हुई थी। पूर्ववर्ती 3 महीने की अवधि में यह 0.5% की वृद्धि संतोष हुआ, लेकिन केंद्र ने पहले पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद 8% तक उसमें कमी होने का अनुमान लगाया था, जो कि 7.3% पर आकर भी रुका। यह भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा चौथी तिमाही के सकल मूल्य वर्धित, जिसे जीवीए कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, में 3.7% की वृद्धि हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था के 8 व्यापक क्षेत्रों में से 2 को छोड़कर सभी का विस्तार हुआ। इन खनन और उत्खनन और व्यापार जैसे होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण की सबसे अधिक प्रभावी संपर्क गहन सर्वव्यापी सेवाओं की श्रेणी में 5.7% और 2.3% का संकुचन हुआ। इन जो ये एरियाज़ हैं इनमें संकुचन हुआ है, यानी कि इनमें नुकसान हुआ है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नीचे आई हैं। इसके अलावा महामारी के इस दौर में केवल कृषि, वानिकी और मछली पकड़न का व्यवसाय ही ऐसा है जिसमें पूरे साल वृद्धि हुई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने का व्यवसाय ही एक ऐसा है जिसमें पूरे साल वृद्धि हुई है। इस पक्ष पर निजी उपयोग व्यय में 4 तिमाहियों में पहली बार 2.7% की वृद्धि हुई है और सकल अचल पूंजी निर्माण और निजी निवेश में 11% का उछाल देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि लोग अभी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर रहे हैं और पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यह सरकार के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे सरकार को पूंजी उपलब्ध होगी और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के में वृद्धि उचित उपाय से ही शायद यह मदद मिली है। सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो निर्णय लिया था उसके द्वारा भी यह स्थिति आई है। इसके अलावा मई के लिए जो डेफिनेटिव लैपसॉस का प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स होता है, उसके अलावा उसके हिसाब से अप्रैल में जो उपभोक्ता का विश्वास है वो 6.3% गिर गया है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि नौकरियों की स्थिरता नहीं है और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति भी कंज्यूमर की ख़राब है। ऐसी स्थिति में वो किसी भी चीज़ को खरीदने पर अपना पैसा लगाने के लिए राज़ी नहीं है। तो इसी स्थिति में यह विश्वास जो है 6.3% तक गिर गया है। अब ऐसे में केवल एक त्वरित राष्ट्रव्यापी वैक्सीन रोल आउट और प्रत्यक्ष नौकरी और आय बढ़ाने के उपाय ही अर्थव्यवस्था को नीचे आने से रोक सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इस आर्टिकल में जो मेन बात कही गई है वो यह कही गई है कि सरकार को सिर्फ अपनी वैक्सीनेशन और महामारी की तरफ ही पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए, देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी उन्हें अपना ध्यान देना चाहिए, जिसके अंतर्गत नौकरियों में जो अभी कमी आई है और कई लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, कई लोगों के ऐसे व्यवसाय थे जो डेली रूटीन पर ही चलते थे वो भी बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें नौकरी प्रदान करना और आय के स्रोतों को फिर से बढ़ाने से ही अर्थव्यवस्था का जो नीचे जाना है वो रुक सकता है। और अगर हमने केवल महामारी पर ध्यान दिया और जैसे कि पिछले 2 वर्षों से हम इसी से ही लड़ रहे हैं, वैसा भी आगे चलता ही रहेगा। इसके बजाय हमें अपना ध्यान महामारी से हटाकर महामारी की एक फिक्स व्यवस्था कर वैक्सीनेशन अवेलेबल कराकर नौकरी और अर्थव्यवस्था को नीचे जाने से रोकने के लिए आय बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर।
दोस्तों इस आर्टिकल में भी कोविड जो है 2.0 जो अभी चल रहा है उसके रिगार्डिंग ही बात कही गई है। दोस्तों इसमें जो बात कही गई है उसमें लेखक ने यही बताया है कि कोविड 1.0 में हम लोगों का जो ध्यान था वो विदेशी की सहायता पर अधिक निर्भर था, जिसमें हमने वंदे भारत मिशन चलाया और वैक्सीन मैत्री मिशन का भी उसमें सहयोग रहा। उसके अलावा हमें कोविड 2.0 में हमें सिर्फ अपने आंतरिक मामलों पर ही ध्यान देना चाहिए, विदेशी मामलों को एक बार साइड में रख देना चाहिए और हमें अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देकर और ऑक्सीजन और मेडिसिन से संबंधित जो भी हमें परेशानी आ रही हैं उन्हें देखना चाहिए। ऑक्सीजन की परेशानी इतनी भयंकर थी कि सिर्फ गरीब ही नहीं, कई अमीर और अच्छे परिवार के लोग भी उसमें चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वैक्सीन का जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज से भी हमें लड़ना होगा। हमें अभी भारत का जो निर्यात के संबंध में जो प्रतिबद्धताएं हैं भारत ने अभी ले रखी हैं, उन प्रतिबद्धताओं को हमें ख़त्म करना होगा और देश में जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसे सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए उसे ही पूरा करना होगा। और कई जो कंपनियों से इस संदर्भ में अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएस की यात्रा भी की है और इसी तरीके की यात्राएं करना अभी ज़रूरी होगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे रिश्तों में सुधार होगा और हमें भारी मदद मिल पाएगी। इसके अलावा जो वायरस है उसकी स्थिति भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। अगर ऐसी स्थिति में अगर एक आदमी भी अगर वायरस से संक्रमित रह जाता है तो वह बीमारी फिर से फैल जाती है। ऐसी स्थिति में या तो सभी का ही ठीक होना इसी का एक इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली यह बीमारी बहुत ही तेज़ फैलती है और फिर से लोगों को बीमार कर देती है। तो इसके संदर्भ में ही यहाँ कुछ बात कही गई है, आइए इन्हें देखते हैं। पिछले वर्ष हमारा ध्यान वंदे मातरम मिशन और वैक्सीन मैत्री जैसे कार्यों पर था, परंतु इस वर्ष के कार्य भिन्न हैं। जल्द से जल्द ऑक्सीजन और चिकित्सा की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। इनकी कमी से बहुत सी जानें गई हैं, अच्छे परिवार के लोग भी मारे गए हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय को चाहिए कि वो सबसे पहले आंतरिक मसलों को निपटाए, जिससे कि वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। सरकार को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, निर्यात करने की बजाय आयात पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा विदेशों से बात करके वैक्सीन के आयात को बढ़ाना चाहिए। भारतीय कूटनीति के लिए तीसरी बड़ी चुनौती वैक्सीन के पतन के परिणामों का प्रबंधन करना है। घरेलू स्तर पर सरकार ने इस वर्ष जनवरी और अप्रैल के बीच 95 देशों को 66 मिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक निर्यात करने के लिए अपने निर्णय का बचाव किया है। यह इंगित करता है कि केवल 11 मिलियन भारत से अनुदान थे और 35 मिलियन वाणिज्यिक निर्यात थे और 20 मिलियन वैश्विक कोवैक्स गठबंधन प्रतिबद्धताओं के कारण निर्यात किए गए। दोस्तों देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो 66 मिलियन जो वैक्सीन है वो हमारे देश से बाहर गई है। उसमें से सिर्फ 11 मिलियन जो है वो भारत ने अनुदान के रूप में विभिन्न देशों को दी है और 35 मिलियन जो है वो कॉमर्शियली एक्सपोर्ट की गई है। इसे भी हमें रोकना होगा, इसे बंद करना होगा। और 20 मिलियन वैश्विक कोवैक्स जो गठबंधन की प्रतिबद्धताएं हमने ले रखी हैं उन्हें निभाने के लिए 20 मिलियन जो वैक्सीन हैं वो भी बाहर भेजी गई हैं। तो इस प्रकार के निर्यात को अभी हमें इस समय पर रोकना होगा और देश को अभी पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना होगा कि कैसे देश को बचाया जाए और निर्यात को भी पूरी तरह से पाबंद कर देना चाहिए। दोस्तों इस आर्टिकल में चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है। दोस्तों हमारे देश में अभी महामारी का दौर चल रहा है और महामारी के इस दौर में एक तरफ जहां स्कूल भी बंद हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास में जो माता पिता हैं बच्चों के, उनके पास में काम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में चाइल्ड लेबर जो बाल श्रम है उसका नंबर बढ़ने की बहुत ही
संभावना है, इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार के कदम उठाने होंगे और ये देखना होगा कि किस प्रकार ये बच्चे डाइवर्ट नहीं हो और इनके माता पिता और परिवार के लोग जो इनके गार्जियन हैं या इनकी देखभाल करते हैं या इनके माता पिता हैं, उनके पास में भी काम जल्द से जल्द उपलब्ध हो, जिसके पास में है वो उससे छीने नहीं, और जिसके पास में काम नहीं है वो काम जल्दी से उपलब्ध हो, ताकि पैसे की जो कमी है वो इन लोगों के पास में ना हो और बाल श्रम को बढ़ावा नहीं मिले। इसके संबंध में कुछ तथ्य इस आर्टिकल में दिए हुए हैं जिन्हें देखते हैं। इसमें एक और, जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और माता पिता के पास भी काम नहीं है तो बाल श्रम का बढ़ना तय है। लेकिन ये महामारी के कारण नहीं होता, सिर्फ इसके अन्य कारण भी हैं। दुनिया 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है। दुनिया भर में 152 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा नंबर है। दुनिया में 152 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम करते हैं, जिसमें से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं, मतलब हिजार्डस बिजनेस में हैं, जो कि बिल्कुल ही पाबंद किया है भारत देश में। और भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला है कि 6 से 13 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनमें 95% बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं। 6 से 13 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो 95% स्कूल जा रहे हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। जबकि 14 से 17 वर्ष के आयु के लोगों में यह आंकड़ा सिर्फ 79.6% है। आप देखिए 6 से 13 वर्ष के बच्चे 95% तक जा रहे हैं। इसके अलावा 14 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 79% बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है 95 से 79 का, यह बच्चे ऐसा जाहिर करते हैं कि ये कमज़ोर हैं और बाल श्रम में इनकी लिप्तता है। ऐसी स्थिति को हमें बचाना होगा। भारत की जनसंख्या 2011 में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चों की रिपोर्ट है, उसमें 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक और खेतीहारी मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं या दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो किसान के रूप में जो काम करते हैं वो 26% है और मजदूरों के रूप में जो काम करते हैं वो 32% लोग हैं। जबकि भारत में नामांकन और उपस्थिति अनुपात पर कई डेटा व्यापक रूप से भिन्न हैं। यूनेस्को के अनुमान के हिसाब से 2011 की जनगणना के आधार पर 38.1 मिलियन बच्चों को स्कूल से बाहर के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। मतलब 38.1 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनके जो आयु 6 से 13 वर्ष है वो 18% है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो 6 से 13 वर्ष के हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं हुई है। उनका जो नंबर है वो 18.3% है। इसके अलावा इसमें एक अच्छी खबर यह भी है कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारत में बाल श्रम में कमी आई है और ये दर्शाता है कि भारत की नीति और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप का सही संयोजन एक अंतर ला सकता है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है उसकी भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके अलावा जो मध्याह्न भोजन योजना जो सरकार ने चला रखी है उसका भी एक विशेष योगदान है। इसी वजह से इन तीनों योजनाओं के द्वारा इनके माता पिताओं को भी कार्य मिल जाता है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसके तहत शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिल जाती है और निःशुल्क मिल जाती है। उसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना से उन्हें दोपहर का खाना मिल जाता है। तो यह एक चेन का काम करता है और सभी काम जब सुलभ उपलब्ध होते हैं तो इस प्रकार बच्चे स्कूल जा पाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन में सरकारी योजनाओं के अभिसरण की दिशा में ठोस प्रयास भी शामिल हैं। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन नंबर 138 और 182 की पुष्टि करने के लिए हमने हैजार्डस जो व्यवसाय हैं, खतरनाक जो व्यवसाय हैं, उसमें बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता पेश की थी और ऐसे नियम बनाए थे कि जो खतरनाक व्यवसाय हैं उसमें यह बच्चे काम नहीं करेंगे। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in पर भी सरकारी कानून और एजेंसियों और गैर संगठनों को जो राष्ट्रीय और
स्थानीय स्तर पर भी कार्य करते हैं, वे भी अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और इस प्रकार का कोई भी बाल श्रम का अगर वो अपराध अपने आसपास होता देखते हैं तो उसकी जानकारी इस पोर्टल पर अवेलेबल करा सकते हैं, जिसके तहत कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा एनएसएस की रिपोर्ट नंबर 585/585 में, जिसका शीर्षक भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपयोग है, उससे ये पता चलता है कि 2017-18 में केवल 24% भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है, और जिससे ग्रामीणों में आती है 15% और शहरी में यह अनुपात 42% है। कुल मिलाकर यह अनुपात 24% तक आता है। दोस्तों, जैसा कि अभी महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी के समय में अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ही अभी चलन ज़्यादा है, ऑनलाइन शिक्षा को ही अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2017-18 की जो वर्ष की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत के सिर्फ 24% लोगों के पास में ही इंटरनेट की सुविधा है, और ऐसी स्थिति में अगर इनके पास में ऑनलाइन शिक्षा को ही आगे बढ़ावा मिलता है, जैसे कि स्थिति सामने आ रही है, और फिर उस स्थिति में ग्रामीण परिवेश के लोगों पर या जिनके पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में या किसी अन्य कारण से उनके पास में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो उन बच्चों की पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाएगी या शुरू ही नहीं हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसके तहत भी सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। इसके अलावा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 के सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुल नामित बच्चों में से 1/3 को संदर्भ अवधि के दौरान अपने शिक्षकों से किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। दोस्तों, 2020 के सर्वेक्षण के दौरान यह पता लगा है कि जब ऑनलाइन मोड में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि उन स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार के नोट्स या कोई अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इससे बच्चों में खाली समय में पढ़ने के लिए रुचि डेवलप नहीं हो पाती है। इसके अलावा सरकारी नियोक्ताओं, यूनियन और हमारे सामाजिक संगठनों को यह चाहिए कि बाल श्रम में उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र की 2021 की घोषणाओं पर अमल करें और बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो उचित कदम है उन्हें उठाएं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने भी हम देखते हैं कि बाल श्रम जैसा कुछ कार्य हो रहा होता है, वह बच्चे जो होते हैं गरीब परिवार के होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और उन बच्चों को उस स्थिति से बाहर निकालना चाहिए और उन्हें पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। सरकार की कई ऐसी नीतियाँ और स्कीम्स अभी चालू हैं जो इस स्थिति में आपकी मदद कर सकती हैं। आपको स्वयं के स्तर पर भी कोई कार्य या कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पर सजगता की ज़रूरत है, और इस सजगता से हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं और बाल श्रम उन्मूलन को भी सफल बना सकते हैं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसके लिए आप अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि इस वीडियो में कोई कमी है या आपके कोई सुझाव हैं। आज के लिए बस इतना ही है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपना वीडियो कंप्लीट हिंदी में आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यूपीएससी के लिए द हिंदू पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें सीधे भी पूछे जाते हैं और इसके एडिटोरियल एनालिसिस का मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए हम हिंदी में ही पूरी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो आशा है ये सामग्री आपको बहुत काम आएगी और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। अपने वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।